जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की आय दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म करेंगे दोस्तों, पूरा इस एक वीडियो में। तो मैंने राष्ट्रीय करा दिया है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। और हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, हमने हाईलाइट कर दी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम केवल देखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला इसमें देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ए नंबर। ठीक, तो भारत सिंगापुर की यात्रा पर जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कब? 4 से 5 सितंबर 2024 को। ठीक है, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? लॉरेंस बोंग है, याद रखिएगा। और ये 5वीं सिंगापुर यात्रा है प्रधानमंत्री की। और वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य जो है आपका राजनयिक संबंधों के स्थापना के 60वीं वर्षगांठ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दोस्तों। और इसके अलावा 4 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच। क्या क्या हुआ है? पहला, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास। तीसरा है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग। और चौथा है भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी। ये हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग भी लिया था और सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया। और दोस्तों, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र आपका सिंगापुर में खोलने की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत ब्रुनेई दरुस्सलाम। तो 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दरुस्सलाम की यात्रा संपन्न की दोस्तों। और ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? याद रखिएगा, हाजी हसन बोल्किया हैं। और दोस्तों, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा जो दोस्तों जो है आपका आयोजित हुई। और दोस्तों, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बांदर शेरी बेगामान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी किया। और मस्जिद का नामकरण जो है आपका ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड के नाम पर किया गया है दोस्तों। और इस यात्रा के दौरान दोस्तों बांदर शेरी बेगावन और चेन्नई के बीच जो है आपका सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने को लेकर बातचीत भी हुई है, स्वागत किया गया इस बात को लेकर। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा संपन्न की दोस्तों आपका। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की है। ठीक है, उनके निमंत्रण पर गए थे। और दोस्तों, जो G7 का शिखर सम्मेलन जून 2024 में अपुलिया इटली में हुआ था, उस दौरान भी दोनों देशों के नेताओं में बैठक आयोजित हुई थी। और 15 और 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था दोस्तों। और इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। और कई सारे समझौते भी हैं दोनों देशों के बीच। 4 समझौते हुए प्रमुख, जिसमें आपका है कृषि एवं खाद्य उद्योग को लेकर सहयोग पर समझौता हुआ, चिकित्सा उत्पाद के लिए समझौता हुआ, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता हुआ, और 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ है। और यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स आपका प्रदान किए। ये भीष्म क्यूब्स क्या है आपका? ये घायलों के उपचार के लिए त्वरित मदद मिलेगी इससे। ठीक है, भीष्म का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ठीक है, आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है ये। ठीक है, और विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है इसे। और दोस्तों, 2 आरोग्य मैत्री जो है आपका आपदा प्रबंधन क्यूब जो है आपका भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया जनवरी 2024 में। और 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया था। याद रखिएगा, किसने? भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने। एक आरोग्य मैत्री परियोजना भी है, ये जनवरी 2023 में आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। ये आपका परियोजना जो है प्राकृतिक जो आपदाएं वगैरह आती हैं, उसमें आपका आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान किया जाएगा, इसमें हेल्प किया जाएगा चिकित्सा।
भारत पोलैंड की यात्रा आपका 21 से 22 अगस्त 2024 को पोलैंड की यात्रा की आपका यह विगत आपका 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है ये। और दोस्तों 2024 में दोनों देशों के बीच आपका राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई यह यात्रा। और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री ने वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी आपको श्रद्धांजलि अर्पित की। और जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की भी घोषणा की। और इस पहल के तहत दोस्तों प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर भी सहमति बनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसा स्थित आपका वेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात की। अब भारत मलेशिया देखिए, आपका प्रधानमंत्री जो है आपका दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम मलेशिया के ये प्रधानमंत्री हैं। 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य आपका मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। दोस्तों कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल से एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई है। और मलेशिया ने दोस्तों संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया है। और UTAR यानी कि यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी। दोस्तों मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की भी स्थापना की जाएगी। दोनों देशों में स्टार्टअप परितंत्र के मध्य सहयोग की भी घोषणा की गई दोस्तों भारत मलेशिया के बीच। और भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों भारत वियतनाम देख लेते हैं आपका। तो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य जो आपका वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो है आपका वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन भी किया गया। दोनों देशों के मध्य 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए भी योजना पर हस्ताक्षर किया गया। विकसित भारत 2047 के विज़न की तरह ही आपका वियतनाम द्वारा वियतनाम 2045 नामक विज़न को अपनाया गया। कुल 9 समझौते हुए हैं दोस्तों दोनों देशों के बीच आपका। तो $300 मिलियन की ऋण सहायता के लिए समझौता हुआ है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के लिए सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। 9 से 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर गए थे। ये आपका यह विगत 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। और 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी उनसे पहले, ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य आपका राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ है 2024 में, ठीक है। और 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंध। और प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन और ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं वर्ष 2022 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जिंगर से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच दोस्तों नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपका भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को भी लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में। अब ऑस्ट्रिया के बारे में देखिए, ये एक मध्य यूरोपीय आपका देश है, ठीक है। और कुछ प्रमुख संगठनों का एजेंसियों का मुख्यालय भी यहाँ पर IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी आप ऑस्ट्रिया में। UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। UNODC का भी है। OSCE का भी है मुख्यालय यहाँ ऑस्ट्रिया में, ठीक है। भारत रूस यात्रा दोस्तों प्रधानमंत्री ने 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा भी संपन्न की। और 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन आपका जो आयोजित किया गया था दोनों नेताओं के बीच, ठीक है, इस दौरान। और 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसका शीर्षक क्या था, भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। देखिए 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के
दोनों देशों के मध्य वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है दोस्तों। और भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक का एक महत्वपूर्ण पहल भी प्रारंभ किया है। कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं इस दौरान। तो 2024-29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम, निम्न कार्बन विकास के मुद्दों पर MOUs और आपका मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भी आपका हुआ है समझौता। पोलर रीजन में अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए, प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ। और दोस्तों इसी दौरान आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल नाम से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है। ये पहले भारतीय नेता हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री। भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आपको उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार की स्थापना 300 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व की गई थी। और दोस्तों रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी स्थापित किया जाएगा। कौन कौन सा आपका रूस के शहरों में, कहाँ पर, कजान एवं एकातेरिनबर्ग में, याद रखिएगा शहर का नाम आपका। ग्रीस के प्रधानमंत्री दोस्तों किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा की। कब? 21 से 22 फरवरी 2024 को। तो नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना संवाद में मुख्य वक्ता के रूप में ये शामिल हुए थे। ठीक है। और 9वें संस्करण का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2024 को रायसीना संवाद 2024 का उद्घाटन किया था। रायसीना संवाद 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा आपका ये विषय क्या था। ठीक है, मेन विषय, थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है ये। और रायसीना संवाद भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा के सहयोग से आपका केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका ग्रीस की यात्रा भी संपन्न हुई है 25 अगस्त 2023 को। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। ठीक है, 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेकेलारोपोउलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार मिला था, ग्रीस ने सम्मानित किया था। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री UAE की यात्रा पर गए आप कब? 13 से 14 फरवरी 2024 के दौरान थे। तो UAE की 7वीं यात्रा थी ये। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई UAE की यात्रा पर गए थे। इससे पहले गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन UNFCCC COP28 का उच्च स्तरीय खंड था ये दोस्तों। और द्विपक्षीय निवेश संधि आपका, इसके अलावा जो है आपका द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEP दोनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास परिसर आपका लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है। इसको लेकर आपका समझौता हुआ है दोस्तों। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म को लेकर आपका समझौता हुआ है। दोनों के बीच आपका ANI-UAE को आपस में समृद्ध करने का समझौता हुआ है दोस्तों। और 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका एवं मॉरिशस में UPI सेवाओं को लॉन्च किया गया दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ पर? श्रीलंका और मॉरिशस में। दोस्तों 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में UAE स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अहलान मोदी शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। अहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दुबई में CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ शीघ्र ही किए जाने की घोषणा की। और 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री और UAE के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया दोस्तों। भारत मार्ट दुबई स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ वर्ष 2026 में प्रस्तावित है दोस्तों। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान ने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य गुजरात भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। याद रखिएगा डेट। वे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है।
और वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है आपका वाइब्रेंट गुजरात वाला था, सम्मेलन 2024 वाला 10वां संस्करण था ये। 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ था ये। 12 से 14 फरवरी के मध्य आपका दुबई यूएई में आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का भी आयोजन किया गया। यह इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था और इस सम्मेलन का केंद्रीय थीम क्या था दोस्तों, इसका भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम था। इस सम्मेलन के हेतु आपका तुर्की, भारत एवं कतर को मुख्य अतिथि घोषित किया गया था दोस्तों। बेब्स हिंदू मंदिर अबू धाबी, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में बेब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है दोस्तों। साथ ही यह मध्य पूर्व में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर भी है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण जो है आपका बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा कराया गया है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है दोस्तों। भगवान स्वामी नारायण आपका बचपन का नाम घनश्याम का जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था दोस्तों। छपिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और विश्व भर में फैले वेब्स के वैश्विक नेटवर्क में 1100 से अधिक मंदिर शामिल हैं। 25-26 जनवरी के मध्य आपका फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने भारत की राजकीय यात्रा की शुरुआत उन्होंने जयपुर राजस्थान से की थी, ठीक है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल का भ्रमण किया। और 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। और इस अवसर पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के एक बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विभाग के 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया था दोस्तों। और यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणाएं भी की गई थी, उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित किया गया। फ्रांस के ईफिल टावर में भारत के यूपीआई का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। 2 फरवरी 2024 को पेरिस स्थित एफिल टावर में यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया दोस्तों। भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश भी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की भी घोषणा की गई है। मुख्य भूमि फ्रांस मार्से भारत के महावाणिज्य दूतावास, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की गई है। फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि की शेंगेन वीजा योजना का भी संचालन की घोषणा की गई है। H-125 हेलीकॉप्टर के लिए दोस्तों एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए आपका TASL यानी कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। यह एयरबस द्वारा भारत में निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है। इससे पहले आपका वडोदरा गुजरात में आपका C-295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई थी। H-125 एंकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है दोस्तों। H-125 माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भी है। और ओमान के सुल्तान जो है भारत की यात्रा संपन्न की 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। और 26 वर्षों के दौरान किसी सुल्तान की पहली राजकीय यात्रा थी ओमान के। भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी दोस्तों। और यात्रा के अवसर पर भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्यों क्रमशः हांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है। और इस डाक टिकट की पृष्ठभूमि में हवा महल यानी कि जयपुर और निजवा किला ओमान प्रदर्शित है दोस्तों। 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य आपका तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की यात्रा संपन्न हुई थी। आपका तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। और G20 समूह में अफ्रीकी संघ में शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी ये। और इस दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग के लिए एक 5 वर्षीय रोडमैप पर सहमति भी बनी है। और दोनों देशों के मध्य 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुए हैं।
फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया भागीदार देश था। ठीक है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की और तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की है। और 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। अब बी नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ष 2027 से वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है आपका जारी किया जा रहा है हर वर्ष। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया था। और दोस्तों इस सूचकांक के प्रकाशन की भागीदारी में द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII एवं ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI आदि की भी सहयोगी भूमिका रही है। 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया और ये 17वां संस्करण था। सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना इसका शीर्षक था, याद रखिएगा, शीर्षक इंपॉर्टेंट है आपका। और 2024 में विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन में मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है दोस्तों। और 2024 में स्विट्ज़रलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों यहाँ पर। अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित किया है। क्या अंगोला को स्कोर आपका 10.2 और इस सूचकांक में अंतिम आपका 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? अंगोला को। ठीक है, याद रखिएगा 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों शीर्ष जो है 40 अर्थव्यवस्थाओं में केवल 5 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें भी भारत भी आता है। भारत का नंबर 39वां स्थान है, याद रखिएगा। और इसके अलावा चीन देख लीजिए आप, इसमें पहले नंबर पे आता है मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में। चीन 11वां स्थान है इसको, और मलेशिया का 33वां स्थान है, और तुर्की तीसरे नंबर पे आता है, ये 37वां स्थान है, और बुल्गारिया का 38वां स्थान है, और भारत का 39वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का, याद रखिएगा। और टॉप 5 देश देख लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर आपका सिंगापुर है, 5वें पर आपका UK है। भारत को लगातार 14वां वर्ष 2011 से 2024 इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत को 39वीं रैंक 38.3 स्कोर क्या 38.3 प्राप्त हुआ। रैंक 39वीं रैंक है। ठीक है, भारत आपका 2023 में आपका इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर था। ठीक है, 2023 वाले में। और मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। और दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग आपका किस तरह देख लेते हैं। आपका संस्थान में आपका 54 रैंक है, मानव पूंजी और अनुसंधान में 51वें रैंक है, बुनियादी ढांचा के लिए 72 रैंक, बाजार विशेषज्ञता के लिए 23वां रैंक है आपका, व्यावसायिक विशेषज्ञता के लिए 58वां, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत के लिए 22वां रैंक है, रचनात्मकता निर्गत के लिए 43वां रैंक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर, ये आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है ये। और भारत के 4 शहर जिसमें कि आपको बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल है। विश्व के टॉप 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर शामिल है, याद रखिएगा, चारों का नाम इंपॉर्टेंट। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा ये जारी किया जाता है। ये सूचकांक ये आपका 11वां संस्करण है। 2024 में विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। घाना, नाइजीरिया एवं प्लूटोरो रिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। किसे घाना, नाइजीरिया एवं प्लूटो रिको को पहली बार शामिल किया गया इस सूचकांक में। और टॉप रैंक वाले 3 कौन से? पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है इस सूचकांक में, दूसरे पर सिंगापुर, थर्ड पे लक्समबर्ग। और 67 देशों की सूची में आपका 2024 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 58वां रैंक है, याद रखिएगा भारत का। और स्कोर क्या है? 40.47 प्राप्त हुआ स्कोर भारत को। वहीं 2023 में भारत का स्थान 56वां स्थान था। ठीक है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर का 85.65 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम आपका 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देख लीजिए आपका
टॉप पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है 2024 के जीडीपी के अनुसार। इसके बाद आपका चीन, जर्मनी, जापान का स्थान आता है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है, याद रखिएगा, जीडीपी के संदर्भ में। और यहाँ पर देख लीजिए टॉप 10 जो आपका इकोनॉमी है, पहले नंबर पे आपका यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर जापान है, भारत 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। आंकड़ा जो है 11 सितंबर 2024 का अपडेट है आपका। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स देख लीजिए आप लोग, WGI 2024 विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, इंडोनेशिया पहला स्थान पर है इसमें, ठीक है। और भारत का 26वां स्थान हासिल हुआ है इसमें। और अंतिम 4 देश कौन से क्रमशः इस रैंक में 2024 में? पोलैंड है, जापान है, कंबोडिया और लिथुआनिया है। और टॉप 3 देश इंडोनेशिया पहले पर, दूसरे पर केन्या है और तीसरे पर सिंगापुर है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें देख लीजिए। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन देश की कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% है, याद रखिएगा, कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन होता है। और कोयला गैसीकरण मिशन एक है आपका, उसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों वर्ष 2030 तक जो है आपका 100 मिलियन टन कोयलों को गैसीकृत करने का लक्ष्य आपका रखा गया है। और विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें कौन कौन सी? उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका है आपका, अमेरिका स्थित ब्लैक थंडर माइंस, ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान इसे घोषित किया गया है। और वर्ष 2023 में इस ग्रीनफील्ड खदान द्वारा अनुमानित आपका 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया दोस्तों। और विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदानें भारत में स्थित है, याद रखिएगा। इस सूची में आपका गोवरा ओपन कास्ट खदान को दूसरा स्थान प्राप्त है दोस्तों, ठीक है, दूसरा स्थान। और यह खदान जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है दोस्तों। और इस खदान का स्वामित्व जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पास है, यानी कि SECL के पास है। और इसके पास जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, कौन? SECL। और दोस्तों 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया आपका इस खदान ने 2023-24 के दौरान। इस प्रकार भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। इस खदान का संचालन 1981 से आरंभ हुआ था। 10 वर्षों के लिए देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त कोयला भंडार है इसके पास। और इस द्वारा आपका worldatlas.com द्वारा जारी सूची में आपका कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान को 4था स्थान प्राप्त हुआ। ये भी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। स्वामित्व SECL के पास भी इसका भी है। और 2023-24 के दौरान 50 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन किया था इसने। और भारत की दूसरी ये खदान है आपका गोरवा OC खदानों के पश्चात इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली, ठीक है। और संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन करती है, ठीक है। और ऐसी एक मशीन सल्फर माइनर है आपका। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। और ये टॉप 5 देख लीजिए आपका बड़ी खदान है कोयला की। ब्लैक थंडर माइन और अमेरिका में है, पहले नंबर पर ब्लैक थंडर माइन जो कि अमेरिका में USA में। दूसरे नंबर पर गोवरा OC खदान, ये भारत में है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर नॉर्थ एंटेलोप रोशन माइन, ये अमेरिका में है। चौथे नंबर पर कुसमुंडा OC खदान, ये भी भारत में है दोस्तों। और 5वें नंबर पर नॉर्थ सांशी माइन, ये चीन में है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन बना है दोस्तों? असम में स्थित मोइदम्स को आपका अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। इसको आपका 43वां जो है आपका, इसको 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, याद रखिएगा इसको, मोइदम्स, ठीक है। और आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की इसको घोषणा की गई। ये 43वां विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल है। इससे पूर्व आपका असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य है, ये दोनों हैं, ठीक है। इसके बाद आपका किसका नंबर आता है? आपका मोइदम्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोनों स्थल आपका प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं, कौन सा? काजीरंगा और मानस अभयारण्य, ठीक है। जबकि मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में याद रखिएगा, सांस्कृतिक श्रेणी में आता है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है दोस्तों। इस अभिसमय को यूनेस्को को आम सम्मेलन 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पश्चात देशों की कुल संख्या 196। और विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो जो है कर्नाटक स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है उससे प्रेरित है। आपका विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित करता है जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है।
इस लोगो का टैगलाइन क्या है आपका? सह नौ यशा, ठीक है। टैगलाइन संस्कृत में, जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? हमारा गौरव बढ़े, ठीक है। मे आवर ग्लोरी ग्लो। और मोइदम्स जो है असम के चराई देव जिले में स्थित है, याद रखिएगा। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहट्टी में स्थित मोइदम्स वास्तव में टीलेनुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। ये इन्हें ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या आपका टॉप 6 देश कौन से हैं? इटली में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है, इटली में पहले नंबर पर 60 स्थल है। और भारत का देख लीजिए, ये छठे स्थान पर आता है। और 43 यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं कि विश्व धरोहर स्थल है भारत में। और विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में छठे स्थान पर। याद रखिएगा, पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत में कुल 13 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत के कुछ 83 स्थल जो है आपका 43 जो है विश्व धरोहर स्थल है। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम देख लीजिए। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983 में शामिल किया गया। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में, ये 1984 में इसको शामिल किया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा, इसे भी 1984 में। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश को 1986 में शामिल किया गया। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र को 1987 में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है आपका 1993 में शामिल किया गया। दोस्तों, भारत की पर्वतीय रेलवे इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, इसको क्रमशः आपका 1999, 2005 और 2008 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। नालंदा बिहार में, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल ये बिहार में 2016 में शामिल किया गया। दोस्तों, हाल फिलहाल जो शामिल किया गया उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में शामिल किया गया है। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात 2021 में इसको नवीनतम में शामिल किया गया है, याद रखिएगा इसको। और ये सब भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग, ठीक है। ये देखिए मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली असम, इसको 2024 में शामिल किया गया था, लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ प्राकृतिक स्थल देख लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इसको 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राजस्थान 1985, मानस वन्यजीव असम 1985। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में शामिल किया गया इसे। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में 1988 2005 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 2014 में शामिल किया गया है। मिश्रित स्थल में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में 2016 में इसे शामिल किया गया है। नाउरू विश्व धरोहर अभी समय का 196वां शिकार हो गया दोस्तों, नाउरू गणराज्य, ठीक है। और इस प्रकार यह विश्व धरोहर अधिनियम 196वां शिकार बन गया है। इतना नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। परी परियोजना, ठीक है। ये प्रोजेक्ट परी जो है आपका, इसका मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ये ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है इसका, ये आपका कार्यान्वयन है इस पहल का, ठीक है। इतना याद रखिएगा। परी परियोजना का उद्देश्य क्या है? दिल्ली के सौंदर्य और प्राकृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मोनाको एवं वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। FATF की बैठक आपका 26 से 28 जून 2024 के मध्य हुई थी। कहाँ आपका? टी राजा कुमार सिंगापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी दोस्तों। इस बैठक के दौरान मोनाको और वेनेजुएला को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया, याद रखिएगा इसको भी। इस दौरान दोस्तों केन्या एवं नामीबिया को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, कब? 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य, याद रखिएगा। जबकि संयुक्त अरब अमीरात UAE को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया था। और FATF की ब्लैक सूची में आपका डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये आपका ग्लोबल सिक्योरिटी सूचकांक जो है आपका जारी लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में 173 देशों को शामिल किया गया है। आपका 5 श्रेणियों के नाम इसमें देख लीजिए, क्या क्या आपका रैंक इसके आधार पर प्रदान की गई है। पहला आपका स्थिरता, फिर दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा संस्कृति और पर्यावरण, चौथा है आपका शिक्षा, पांचवा है बुनियादी ढांचा। वियना ऑस्ट्रिया को सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष टॉप स्थान, पहले स्थान पर आपका वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा।
और वियना को 5वें श्रेणियों में दोस्तों आपका 100 में 100 रैंक इसको मिला है। वियना को संस्कृति पर्यावरण क्षेत्र में 100 में से 93.5 स्कोर प्राप्त हुआ है दोस्तों। देखिए 4 श्रेणी में इसको 100 में 100 मिला है और 5 एक और आपका संस्कृति और पर्यावरण श्रेणी में आपका 93.5 मिला है, याद रखिएगा। कोपेनहेगन डेनमार्क तथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। जबकि नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दाशमिक सीरिया को सूचकांक में अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ है और दाशमिक को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है और पश्चिमी यूरोप रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता क्षेत्र है। और टॉप 5 रैंक देख लीजिए, इसमें कौन कौन से शहर हैं आपका ग्लोबल लेबिलिटी सूचकांक में दोस्तों। पहले पर वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक है। दूसरे पर कोपेनहेगन डेनमार्क है, तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, चौथे पर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर कैलगरी कनाडा है और पांचवें पर जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 2024 में जारी किया गया यह सूचकांक आपका फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह 14वां संस्करण है दोस्तों। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में स्वीडन जो है पहले स्थान पर है दोस्तों, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम 120वां स्थान मिला है। टॉप 5 देश देख लीजिए, पहले रैंक पर स्वीडन है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड, पांचवें पर आपका फ्रांस है। FTI 2024 में भारत विश्व के 120 देशों में 63वां स्थान भारत को मिला है दोस्तों और स्कोर है 55.3 है दोस्तों। और वर्तमान में भारत में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है ये। COP26 में प्रस्तुत आपका लंबी अवधि की निम्न कार्बन रणनीति, निम्न प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए थे दोस्तों, याद रखिए। 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन में लक्ष्य हासिल करना, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है दोस्तों। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2024 रैंकिंग जो है 2024 का, इस रैंकिंग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया गया है। आपका 67 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है इस रैंकिंग में। समग्र रैंक और देश, पहले नंबर पर सिंगापुर है दोस्तों और दूसरे पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है। अंतिम 3 देश कौन है? सबसे कम रैंक जिनको मिला है 67 नंबर वेनेजुएला है, 66 नंबर पर अर्जेंटीना है, 65 पे घाना है। WCI 2024 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान में सुधार दर्ज करते हुए 62.86 स्कोर के साथ 39वां स्थान हासिल किया है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंक 12वीं है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2024, ये आपका इसका शीर्षक आपका SDGs और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन है, ठीक है। और यह रिपोर्ट UN समिट ऑफ द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में 22 से 23 सितंबर 2024 को किया गया था। 193 सदस्य राष्ट्रों को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों और इसमें आपका टॉप पर बर्बाडोर शीर्ष स्थान पर है, ठीक है इसमें। और जबकि अमेरिका जबकि इस संदर्भ में आपका संयुक्त आधारित बहुपक्षतावाद में प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में, ठीक है। और जबकि आपका इस संदर्भ में आपका अमेरिका अंतिम 193वें स्थान पर है। SDG सूचकांक 2024 के अंतर्गत 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें। और गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया। किसे? गिनी बिसाऊ को। टॉप 5 देश कौन से? पहले पर फिनलैंड है इस सूचकांक में आपका, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क, फोर्थ पर जर्मनी, पांचवें पर आपका फ्रांस है। और अफ्रीकी महाद्वीप स्थित दक्षिणी सूडान ने 40.1 समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 167वां प्राप्त हुआ है, ठीक है इस सूचकांक में। SDG सूचकांक 2024 में भारत को 167 देशों में 109वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत का 109 रैंक है भारत को। और भारत का समग्र स्कोर क्या है? 64 है, 64.0। ये कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2000 जारी की जाती है, ये मर्सर द्वारा, अमेरिकी कंपनी द्वारा ये आपका कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स जारी की गई है दोस्तों। इसमें 226 शहरों को शामिल किया गया है इसमें, 5 महाद्वीप के, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है इस रैंकिंग में। और हांगकांग जो है आपका विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार। विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से? आपका अबूजा 226वां स्थान मिला है और तथा
लागोस 225वां स्थान मिला है। उपयुक्त दोनों शहर नाइजीरिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। और 2024 के इस रैंकिंग में मुंबई को 136वां स्थान मिला है, जो भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। कौन? मुंबई 136वें स्थान के साथ। रैंकिंग इस सूचकांक में भारत के कुछ शहरों की रैंकिंग देखिए 2024 का देख लेते हैं। 136 रैंक मुंबई को मिला है दोस्तों। 165वां रैंक नई दिल्ली को मिला है। 189 रैंक चेन्नई को मिला है दोस्तों। 2024 की बात कर रहे हैं। 195वां रैंक बेंगलुरु को मिला है। 2023 का भी आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 202 रैंक हैदराबाद को, 205 रैंक पुणे को, 207 रैंक कोलकाता को। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 EIU द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है सिंगापुर एवं ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, और जबकि दाशमिक सीरिया को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया। रहने के लिए 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर हैं, जो कि चेन्नई है 163वां स्थान मिला है, और अहमदाबाद 166 रैंक मिला है, ठीक है। याद रखिएगा भारत के 2 शहरों के नाम। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 देख लेते हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, 2006 में जारी किया गया था पहली बार, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया। ये आपका 18वां संस्करण है। 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता आपका देखे गए इसमें। 2024 मानक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान गति के अनुसार विश्व में वर्ष 2158 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। याद रखिएगा ये वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। नवीनतम रिपोर्ट में आइसलैंड को विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया, आइसलैंड को, याद रखिएगा। और समग्र रूप से आपका अपने 93.5% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है दोस्तों ये आइसलैंड ने, ठीक है। इस सूचकांक में टॉप 5 देश पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर न्यूजीलैंड और 5वें पर आपका स्वीडन है। अंतिम 3 देश कौन है आपका जिसको नीचा रैंक मिला? 146 सूडान, 145 पाकिस्तान, 144 चाड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को 129वां स्थान मिला है दोस्तों। भारत ने अब तक अपने 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का 127वां स्थान था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और इसमें आपका कुछ 4 प्रमुख घटकों में आपका भारत की स्थिति क्या क्या देख लेते हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142 रैंक मिला है। शिक्षा प्राप्ति में भारत को 112वां स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका में 142वां, राजनीतिक सशक्तिकरण में 65वां रैंक मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक देख लीजिए। आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है दोस्तों, और इसका 18वां संस्करण था। ये 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है आपका GPI 2024 के अनुसार, ठीक है। यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। GPI 2024 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। GPI 2024 के अनुसार यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण आपका देश है। GPI 2024 पे टॉप देश कौन से? आइसलैंड आपका पहले स्थान पर, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर ऑस्ट्रिया है, चौथे पर न्यूजीलैंड है, 5वें पर सिंगापुर है। और भारत का जो स्कोर है आपका 2024 में 2.319 को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 2024 में, ठीक है। और विगत वर्ष की तुलना में इसकी शांति में समग्र स्तर में 1.6% सुधार दर्ज किया गया है, ठीक है। और भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में सर्वाधिक शांतिपूर्ण स्थिति में है, और भूटान दक्षिणी एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है देश है, जबकि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य देख लीजिए कौन है। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 जो है आपका अस्थाई हैं। अस्थाई के नाम पहले देख लीजिए, इसमें कि आपका चीन है, फ्रांस, रूस, UK है तथा USA है, ठीक है। 5 अस्थाई, 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, जो कि आपका आधार वर्ष क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ये 10 जो होते हैं, ठीक है। 5 तो जो है आपका अस्थाई होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं। अब 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था दोस्तों।
कुल 5 सीटें चुनाव के लिए उपलब्ध थीं, जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना दोस्तों। कब? 6 जून 2024 को। याद रखिएगा नाम आपका देश का, ठीक है। और ये 2 वर्ष का जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, ठीक है। और 31 दिसंबर 2026 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। कौन? ये सब देश, ठीक है। इसके पूर्व आपका पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार और सोमालिया मात्र 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अतिरिक्त उपयुक्त देशों के अतिरिक्त आपका वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य जो है आपका अल्जीरिया, ग्याना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है आपका EPIL सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एन विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों। तैयार करने में आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित मैकमेल फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया है इसमें। और इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश लगातार टॉप रैंक पर पहुंच गए हैं। और इस समग्र रैंकिंग में आपका यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई है दोस्तों। और रैंकिंग में आपका एस्टोनिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है EPI 2024 की समग्र रैंकिंग में, ठीक है, एस्टोनिया को। और यह प्रथम अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वी यूरोपीय देश को टॉप रैंक प्राप्त हुई है। EPI 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। हालांकि EPI 2024 में इस रैंक में गिरावट दर्ज की गई और यह नवीनतम रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, ठीक है। और 5 टॉप आपका देख लेते हैं देश कौन। पहले नंबर पर एस्टोनिया, दूसरे पर लग्जमबर्ग है, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर फिनलैंड है, 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है। अंतिम 5 देश कौन है रैंकिंग में? तो 180 रैंक वियतनाम का है, 179 रैंक पाकिस्तान, 178 लाओस, 177 म्यांमार, भारत का 176वां स्थान है। और 2024 में 180 देशों की सूची में भारत का 176वां स्थान प्राप्त हुआ। स्कोर क्या है? 27.6 प्राप्त हुआ है स्कोर भारत को। और 2022 में जो है आपका भारत को इस सूची में अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ था। और 2024 में दक्षिण एशिया के 8 देशों की रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है, EPI रैंकिंग में। और भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। भारत के कुल GHG उत्सर्जनों में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। और भारत की स्थिति देख लेते हैं विभिन्न श्रेणी में। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति में वैश्विक रैंक 170 है आपका। जैविक विविधता एवं मास में 178 है। वन में 15, मत्स्यन में आपका 116, वायु प्रदूषण में 129, कृषि में 46 है, जल संसाधन में 104 है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य में आपका 177 है, वायु गुणवत्ता में 177, स्वच्छ एवं पेयजल में आपका 143 है, भारी धातु हैवी मेटल्स में 147 है, अपशिष्ट प्रबंधन में 86 है, जलवायु परिवर्तन 133 है, जलवायु परिवर्तन शमन में 133 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इस रैंकिंग में दोस्तों टॉप 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है दोस्तों। स्कोर जिसका कि आपका अलग अलग रैंकिंग में शामिल किया गया है। 21वां संस्करण है दोस्तों। और ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। विश्व भर के 1503 संस्थानों को शामिल किया गया दोस्तों। और नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को लगातार 13वें वर्ष टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अमेरिका के सर्वाधिक संस्थान कुल 196 शामिल हैं। इस दृष्टि से UK कुल 90 संस्थान दूसरे और मुख्य भूमि चीन कुल 71 संस्थान तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर चीन है, याद रखिए। टॉप 5 संस्थान देख लीजिए रैंकिंग में जो है आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त ये भी आपका USA, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK, ठीक है। भारत के कुल 46 संस्थान शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में 2025 में, ठीक है। कितने? भारत के 46। IIT बॉम्बे मुंबई को इस रैंकिंग में समग्र रूप से 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉप भारतीय 5 आपका भारत के संस्थान कौन कौन से हैं आपका?
2025 में जो कि रैंक 118 आईआईटी बॉम्बे को, वहीं 2024 में 149 रैंक मिला था, देख लीजिएगा। और 150 रैंक आईआईटी दिल्ली को 2025 में मिला, 2024 में 197 रैंक मिला था आईआईटी दिल्ली को। और 2025 में आपका 211 रैंक मिला था भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, 2024 में इसे ही आपका 225 मिला। इसे 25 में आईआईटी खड़गपुर को 222वां मिला था और 24 में 271 मिला था। आईआईटी मद्रास को 2024 में 227 रैंक और 2025 में 227, 2024 में 285 रैंक मिला था। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 देखिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह दूसरा संस्करण है। ये आपका प्रथम संस्करण जो है आपका मई 2022 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 शीर्षक के तहत जारी किया गया था दोस्तों। और ये आपका सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया गया दोस्तों। यह संस्करण TTDI 2024 में कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। TTDI 2021 में केप वर्दे, चाड, हांगकांग, SAR, लेसोथो और यमन को शामिल किया गया था, लेकिन ये देश IITD 2024 में शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, कौन से ये देश जो नाम दिया है, जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान एवं जिम्बाब्वे जैसी अर्थव्यवस्था IITTDI 2024 में पहली बार शामिल की गई हैं। याद रखिएगा इसका भी नाम यहाँ पर किसे पहली बार शामिल किया गया है। और यूरोप एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष पर बनी हुई है इसमें, इस रैंक में आपका 5 टॉप देख लीजिए।